हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 10 मई 2025 के करंट अफेयर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहला करंट अफेयर है दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना तगड़ा युद्ध चल रहा है अभी, है ना। उस बीच में मतलब जितने भी उसने ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक मतलब पाकिस्तान ने किए थे, उन सबको मतलब रोकने में हमारा S-400 ट्रायम्फ काफ़ी कामयाब रहा है, काफ़ी हद तक, है ना। अब इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, S-400 ट्रायम्फ किस के द्वारा बनाया गया है। ये रसिया ने बनाया है, ठीक है। और ये कैसा है डिफेंस सिस्टम। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको इंडियन नेम दिया गया था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र महाभारत से लिया गया है नाम, ठीक है। ये हर तरह के एरियल टारगेट, चाहे जो भी हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे जो भी हो, जिस टाइप की हर तरह की मिसाइल को ये मतलब काउंटर कर सकता है और हवा में ही मार सकता है 400 किलोमीटर तक के रेंज में, है ना। और ये टारगेट, जैसे कि टारगेट को लोकेट तो ये 600 किलोमीटर पहले ही कर लेगा कि हाँ कोई टारगेट आ रहा है। अब उसमें ये फ़र्क करेगा कि ये अपना है कि दूसरा है, मतलब दुश्मन का है। तो ये टारगेट करने के बाद 400 किलोमीटर की रेंज पे ये इसको उड़ा देता है, ठीक है। और 30 किलोमीटर की रेंज तक वो हाइट पे जा सकता है ये, है ना। 30 किलोमीटर बहुत होता है दोस्तों। उसके बाद कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ बहुत सारे टारगेट को ये मतलब काउंटर कर सकता है, क्योंकि ये एक साथ मतलब समझ लीजिए 36 अगर वहाँ से मिसाइल है तो 36 के 36 को एक साथ ही उड़ा सकता है ना। और इसमें अगर देखेंगे तो क्या क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले एक रडार होता है, जो कि मतलब सबसे पहले 6 किलोमीटर की रेंज में ये पता करता है कि ये जो चीज़ आ रही है, जो एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है या ड्रोन है, ये किस लिए है, मतलब ये हमारी तरफ से है कि दुश्मन की तरफ से है। उस चीज़ को ये डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, है ना। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें मिसाइल रहती है और लॉन्चर होता है इसमें, है ना। उसके बाद ऑटोमेटिक डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब इसका पूरा सिस्टम जो है ना 4 पार्ट में काम करता है दोस्तों, है ना। अब देखिए, कैन फायर मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट रेंजेस, जैसे 400 है, इसका नाम है 40N6 है, 400 किलोमीटर की रेंज में भी मार सकता है। 250 किलोमीटर की रेंज में है तो 4896 वाला है ये, है ना। जो उसके बाद आता है 9M96E2, ये है 120 किलोमीटर की रेंज तक के लिए। और छोटे मोटे जो टारगेट जो 40 किलोमीटर की रेंज में है तो उसके लिए 9M96E है, ठीक है। इसके जो 4 पार्ट हैं दोस्तों, पहला पार्ट है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। ये अगर मान लीजिए रडार की तरह काम करेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई दुश्मन का मिसाइल आ रहा है ना, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कमांड व्हीकल इसको डिटेक्ट करने के बाद मतलब सेपरेट करिए, मतलब ये किस चीज़ के लिए आ रहा है, दुश्मन का है कि क्या है, क्या चीज़ डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद ये फायर करेगा। फायर जब करेगा यहाँ से मिसाइल पर, ये टारगेट के लिए 2 मिसाइल टारगेट करता है। मतलब एक अगर टारगेट आ रहा है, एक मिसाइल उड़ाना है दुश्मन के, तो 2 मिसाइल यहाँ से उड़ेंगी करने के लिए। 2 से ज़्यादा हो सकती है पर 2 एटलीस्ट निकलती हैं। इसीलिए मतलब 72 मिसाइल इसमें होती हैं और 72 में 36 कर ली, 36 टारगेट को एक साथ ही उड़ा सकता है। जब ये मिसाइल जा रहेंगी तो ये एग्जैक्ट इसी को टारगेट करे, उस चीज़ को मतलब प्रिसीजन करने, मतलब एकदम एग्जैक्ट टारगेट जाए, उसको इंगेज करने के लिए ये रडार काम आता है, इंगेजमेंट रडार, जो मतलब इसके निकलने के बाद स्टार्ट होता है। तो ये जो मतलब इसको इंगेज कर रखे, मतलब सही जाके लगे, उसके लिए इंगेजमेंट रडार होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि हाँ, ये जो डील हुआ था दोस्तों, रसिया के साथ हमारा जो डील हुआ था, ये 5 ऐसे S-400 ट्रायम्फ, ये मतलब एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए होता है, जिसमें से 3 हम लोग को मिल चुका है और बाकी जो 2 है 2026 तक हम लोग को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कारगर है ये हमारे लिए, है ना। दूसरा करंट अफेयर है दोस्तों, रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस। इसका क्या दिक्कत है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब जो भी फॉरेनर होंगे या फिर जो भी मतलब माइग्रेंट आते हैं, उनको मतलब सरकार को हक है अपने हिसाब से डील करने का, है ना। तो उसमें मतलब कुछ लोगों ने मतलब आपत्ति की है कि मतलब अगर आप UNHCR देखेंगे, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसमें कहा गया है मतलब जो भी रिफ्यूजी आते हैं तो उनको मतलब संरक्षण देना कंट्री का फर्ज है, मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मतलब इसमें कहा गया कि ये है ज़रूर, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है ना दोस्तों। इस मतलब इसमें ये जो हमारी जो सोलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात आपकी मान रहे हैं कि मतलब ये ज़रूरी है, पर ये आप जान लीजिए, हाँ, इंडिया इस चीज़ का सिग्नेटरी नहीं है। जो भी कन्वेंशन हुआ था 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन में, तो इसका सिग्नेटरी नहीं, इंडिया चाहे माने ना माने, बस एक सपोर्टिव है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जो भी फॉरेनर या रिफ्यूजी आते हैं उनको हमको रखना है नहीं करना है, वो हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बस ये तो एक न्यूज़ हो गया, उसमें मेन फोकस क्या था ना, उससे आप ये जान लीजिए, UNHCR, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। ये जनरल असेंबली के द्वारा, मतलब बाई जनरल यूएन जनरल असेंबली ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ये कहाँ कहाँ काम करती है, 136 कंट्री में काम करती है। और 1954 में इसको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिला था, और 1981 में भी इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये ऑपरेट करता है कन्वेंशन के थ्रू, जिसमें इसके नियम या फिर सब चीज़ है ना। तो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है, इसी के थ्रू ये काम करता है। और इंडिया, ये जान लीजिए दोस्तों, UNHCR का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। सपोर्ट जरूर करता है ह्यूमैनिटेरियन चीज़ को, ठीक है, मानवीकरण या फिर जो भी मानव से जरूर हो भलाई से, पर ये नहीं है कि मतलब आप जो कहेंगे वही करेगा इंडिया। इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी रिफ्यूजी को रखे या ना रखे, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, निपा वायरस। निपा वायरस दोस्तों, जैसे नाम से जाने के वायरस है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला में एक मतलब 42 साल की औरत है जो इससे इन्फेक्टेड पाई गई है ना। तो काफ़ी मतलब सीरियस कंडीशन है ये, है ना। अब ये निपा वायरस जो है एक जूनोटिक RNA वायरस है, ठीक है।
राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और इसका होस्ट एक फ्रूट बैट होता है, फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। मतलब बैट तो सिर्फ यही वायरस नहीं, बहुत सारे वायरस कैरी करते हैं। अभी तक पूरा पता भी नहीं किया गया है कि मतलब उसमें कितने कितने वायरस, कौन से वायरस एक बैट कैरी करता है। अब ट्रांसमिशन इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या ये एनिमल से, अब जैसे कि जूनोटिक है तो मतलब जानवर से इंसान में तो फैलेगा ही, है ना। पर इसमें ये मेन चीज़ क्या है, ये ह्यूमन से ह्यूमन भी फैलता है। एनिमल से जानवर में कैसे फैलता है, जैसे एनिमल है ना, उसको मतलब ये फ्रूट बैट ने या फिर आदमी भी अगर उससे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, जैसे मान लो किसी फल को उसने खाया हो या कहीं मतलब वो मलमूत्र जो उसका होता है, कोई भी पसीना या जो भी चीज़ है उसका अगर उससे कॉन्टैक्ट में आए इन्फेक्टेड वाले के, तो उस एनिमल को जाता है, उस एनिमल के इन्फेक्ट में मान लो एनिमल है, जैसे मान लो जो नॉनवेज खाते हैं या फिर कोई एनिमल जो डोमेस्टिक होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में ह्यूमन आया तो ह्यूमन हो जाएगा। और ह्यूमन जो इन्फेक्टेड होगा अगर वो किसी ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आए तो उस ह्यूमन को भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी एक मतलब एडिटोरियल था दोस्तों, इसमें मतलब एमएमआर का डिस्कशन हो रहा था, एक टोटल फर्टिलिटी रेशियो का भी एक बार हुआ था, है ना। अभी एमएमआर का एक डिस्कशन, मैटरनल डेथ होता क्या है दोस्तों। मैटरनल डेथ वो है दोस्तों, जैसे मतलब कोई लेडीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाए, या प्रेगनेंसी के बाद 42 दिन के अंदर में अगर उसको मतलब डेथ हो जाए, तो उस चीज़ को मैटरनल डेथ कहते हैं, है ना। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है दोस्तों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इसी का रेशियो है दोस्तों। मतलब 1 लाख जो मतलब जन्म दिए गए बच्चों को, उस दौरान मतलब कितनी मैटरनल डेथ हुई, मतलब कितनी लेडीज़ की डेथ प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद 42 दिन के अंदर अंदर हो गई है, उसी को कहा जाता है, पर एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, उसी को मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान देना है दोस्तों एग्जामिनेशन पर्पज से, कि मतलब इसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, मतलब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, है ना। सबसे मेन तो यही है दोस्तों, है ना। तो इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि आप देखिए जननी सुरक्षा योजना, एक ये हो गया। ठीक है, पीएम मातृ वंदना योजना है, इसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता है दोस्तों। पहली और दूसरी गर्ल चाइल्ड अगर होती है ना, उसको कैश इंसेंटिव दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या है दोस्तों ना, मतलब जो डिलीवरी सर्विसेज होते हैं या फिर न्यू बॉर्न जो होते हैं बच्चे, उनकी केयर के लिए जो सर्विसेज हैं वो फ्री हो, है ना, ये इंश्योर करती है ये, मतलब ये जो मतलब ये इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके बाद एक इनिशिएटिव है सुमन। सुमन क्या है, मतलब जो मतलब मैटरनल केयर होता है ना, उस मतलब गारंटी करेगी, मतलब जहाँ पे भी उस कोई भी प्रेग्नेंट लेडी का जहाँ पे भी मतलब बच्चा होगा या फिर केयर होगा या फिर वहाँ पे क्वालिटी और रिस्पेक्टफुल हो, मतलब ऐसे नहीं हो किसी भी तरह, उससे पूरा रिस्पेक्ट के साथ पूरा क्वालिटी मैटरनल केयर वहाँ पे हो, इस चीज़ को गारंटी करता है सुमन इनिशिएटिव। सुमन का फुल फॉर्म भी है दोस्तों सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिफ्थ इनिशिएटिव आ जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या है, फ्री एएनसी एंटीनेंटल चेकअप्स ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को ये एएनसी मतलब एंटीनेंटल चेकअप मतलब कम मतलब इंश्योर करता है, वो भी फ्री। मतलब ये आप जान लीजिए, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप किया जाता है, मतलब बच्चा सही है कि नहीं है, माता सही है कि नहीं, मतलब अंदर बॉडी में जो भी चीज़ चाहिए वो है कि नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। उसके बाद आता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है दोस्तों, लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब जहाँ पे बच्चे को मतलब एक लेडीज जन्म देगी वो वाला जो रूम है उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आदिशक्ति अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया है विलेज एरिया में। ठीक है, ताकि मतलब वो पंचायत में उनका रोल भी हो, हर तरह से मतलब उनको फैसिलिटी मिलती जाए, हर जगह एक तरह से मतलब डेवलप कर दिया किया जाए उनको हर क्षेत्र में, है ना, उनका मतलब इंपॉर्टेंस हो मतलब विलेज एरिया में। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, ये चौंती विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ से स्टार्ट किया। चौंती विलेज से क्यों किया, क्योंकि एक बर्थ प्लेस है अहिल्या भाई होलकर, काफ़ी फेमस है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल जो है नागपुर है। ये शायद आप बहुत लोग नहीं जानते हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। सीएम देवेंद्र फडणवीस है बीजेपी के। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट देखेंगे तो 288 है, काउंसिल देखेंगे 78 है, और राज्यसभा सीट ये इंपॉर्टेंट है 19, और लोकसभा सीट ये भी इंपॉर्टेंट है 48 है। ठीक है, उसके बाद सिक्स करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। ये कब मनाया जाता है, 8 मई को। मतलब रेड क्रॉस मतलब ये एक तरह से इनिशिएटिव था, एक तरह से मतलब आप समझ लिए पहल थी कि लोगों की मदद करना इमरजेंसी में, चाहे वॉर हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे इमरजेंसी हो, जो भी कंडीशन हो उसमें मतलब लोगों की भलाई करने का काम ही रेड क्रॉस संस्था करती है। इसकी स्थापना जो कि कौन किए थे, हेनरी डूनेट, इन्हीं का बर्थडे है या बर्थ एनिवर्सरी मान लीजिए 8 मई को होता है, इसलिए मनाया जाता है। इसका थीम इस बार का है दोस्तों, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। फाउंडर है और ये पहले हैं जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज पाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है दोस्तों ज्योति स्कीम। ज्योति स्कीम क्या है, ज्योति स्कीम माइग्रेंट बच्चों को एजुकेट करने के लिए एक स्कीम है। किसके द्वारा लाया गया है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। मतलब कभी कभी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से क्या होता है कि मतलब जो भी मजदूर या फिर मतलब कुछ वैसे लोग जो मतलब बिहार यूपी या जगह जगह से मतलब माइग्रेट करके केरला में आए हों या केरला से बाहर गए हों, तो उन लोग को डॉक्यूमेंट की कमी से मतलब बच्चों की मतलब पढ़ाई लिखाई ना रुके, उस चीज़ के लिए ज्योति स्कीम लाया गया है। इसमें क्या है कि जो भी 3 से 6 मतलब सरकार खर्च उठाएगी, जो भी 3 से 6 साल के बच्चे हैं दोस्तों उनका एडमिशन किया जाएगा आंगनबाड़ी में, और जो 6 साल से बड़े हैं बच्चे उनका एडमिशन किया जाएगा पब्लिक स्कूल में। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा केरला के बारे में जान लीजिए। केरला जो है दोस्तों, अगर लिटरेसी रेट देखेंगे और सेक्स रेशियो के हिसाब देखेंगे, पूरे देश में नंबर 1 पे है, मैक्सिमम है 96, मतलब 2018 की मतलब जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से लिटरेसी रेट इसकी 96.2 है, और सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1084 पर
1000 लड़कों में 1084 गर्ल्स हैं फॉर पर 1000 बॉयज़, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के देखेंगे तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर और सीएम है पिनरई विजयन। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट आप देख लीजिए 140 हो गया, राज्यसभा सीट के 9 होगी और 20 इसकी लोकसभा सीट होगी, काउंसिल है नहीं। उसके बाद आ जाता है एट्थ करंट अफेयर। एट्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं जानता हो। महाराणा प्रताप जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 9 मई को। क्यों? इसी दिन इनका जन्म हुआ था और राजस्थान में इस डे को पब्लिक हॉलीडे भी मनाया जाता है, छुट्टी होती है, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुंभलगढ़ राजस्थान एरिया है। ये मेवाड़ के राजा तब बनते हैं जब इनके फादर की डेथ हो जाती है 1572 में, ठीक है। और उसके बाद महाराणा प्रताप एंड हाँ, उसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। 18 जून 1576 में ये बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से लड़े थे मानसिंह, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब जब ये मतलब हार रहे थे या फिर जो भी है, बहुत बहादुरी से लड़े। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना कि एक फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्ट में जाके जो भिल्ल कम्युनिटी होती है ना, भिल्ल कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के धीरे धीरे करके इन्होंने अपने एम्पायर को फिर से वापस लिया, अपने राज्य को फिर से वापस लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनकी डेथ कब हुई? तो 19 जनवरी 1597 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अकबर तक इनको सराहा था जब इनकी डेथ हुई थी। और आफ्टर हिज डेथ इनके जो बेटे हैं अमर सिंह फर्स्ट, वो रूलर बने मेवाड़ के, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों यमन। यमन के पीएम अभी बने हैं सालेम बिन बरैक, न्यू हैं, ठीक है। सिविल वॉर की मतलब जो वहाँ पे हुती से रिबेल करने वाले हैं ना, उनकी वजह से मतलब गृह युद्ध भी चल रहा है वहाँ पे। और सना इसकी कैपिटल है, जो कि अभी हुतीस ने कब्जा कर लिया, करेंसी रियाल है। उसके बाद 10th आप देखेंगे न्यू पोप, जो मैंने एक बार बताया था ना आपको कि मतलब वेटिकन सिटी है एक, है ना, जहाँ के मतलब रूलर को पोप कहा जाता है। तो वो क्या होता है, पूरे कैथोलिक जो चर्च होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके मतलब एक तरह से टॉप होते हैं, मतलब एक तरह से मतलब हेड होते हैं। तो उसी को पोप कहता है और पोप वो वेटिकन सिटी के ही बनते हैं हमेशा जो रूलर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर थे। कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट में, है ना। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू।